चलिए शुरू करें बेटा। एमसीक्यू चैप्टर 1 आज खत्म करना है और स्पीड बढ़ानी है पढ़ाने की। बच्चों को तुम्हें याद ही नहीं है पेपर कब से है बताओ। द मेन रीजन फॉर स्टैग्नेशन इन एग्रीकल्चर सेक्टर क्या क्या था बताओ। इसमें दो आंसर है, वैसे दो आंसर है इसके, ये भी और ये भी। आपके संदीप गर्ग में है कुछ ऐसे क्वेश्चन एमसीक्यू जहां पे एक से ज्यादा आंसर सही है, पर आपको अगर ज्यादा प्रायोरिटी देनी पड़े एक ही आंसर को तो लैंड सेटलमेंट सिस्टम यानी कि जमींदारी सिस्टम पढ़ा था ये हमने। ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड, ये मैंने अंडरलाइन भी कराया था। एस्टिमेशन ऑन नेशनल इनकम सबसे ज्यादा किसका इंपॉर्टेंट था? वीके आरवी राव। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है एग्जाम के लिए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है एग्जाम के लिए। एक्सपोर्ट सरप्लस, ब्रिटिश रूल, जैसे हम लोगों ने एक्सपोर्ट किया 50 लाख करोड़ का, एक एग्जांपल दे रहा हूं 50 करोड़ का, इंपोर्ट किया 10 करोड़ का, तो हमारा एक्सपोर्ट सरप्लस जनरेट होता था ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ 40 करोड़। तो क्या वो 40 करोड़ ब्रिटिश गवर्नमेंट भारत को देती थी या उड़ा देती थी? कहां कहां भाई, एक तो अपने ऑफिस के एक्सपेंस दिखा देती थी वो, उसमें से अपनी लड़ाई के खर्चे उसमें से करती थी, और इनविजिबल आइटम यानी कि आंसर क्या है? ऑल ऑफ अबव। फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश रूल कितने साल का राज? ये कैसे याद कराई थी? 190 साल। तो 1757। कौन सी इंडस्ट्री को उन्होंने बर्बाद किया था मेनली? हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। इंडिया जूट इंडस्ट्री। पार्टीशन की वजह से भारत का कौन सा हिस्सा बांग्लादेश चला गया था? बंगाल। और बंगाल में सबसे ज्यादा किसकी खेती होती थी? जूट। तो जूट इंडस्ट्री को किस चीज की कमी महसूस होने लगी? क्या अर्थक्वेक की कमी महसूस होती है? फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट एडवर्स इंपैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया? एडवर्स मतलब बुरे इंपैक्ट इंडिया में क्या था बताओ? क्या इंट्रोडक्शन ऑफ रेल में बुरा था? तो ये तो आंसर नहीं हो सकता। इन्होंने पूछा बुरा इंपैक्ट। क्या उन्होंने हमें मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम सिखाया, ये बुरा था? ये भी आंसर नहीं हो सकता। उन्होंने फॉरेन ट्रेड को बदल के रख दिया, भारत को एक्सपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स से क्या बना दिया? इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स। तो ये ही बुरा काम हुआ था सबसे ज्यादा, ये भी बुरा नहीं था बेटा। सही है? पता है इसके इंडियन इको के एमसीक्यू का एक फायदा, चैप्टर रिवाइज हो रहा होगा, ध्यान से सोचोगे तो वो 3-3 नंबर वाले क्वेश्चन भी यहां से रिवाइज हो जाएंगे, है ना? यहां से कौन सा क्वेश्चन रिवाइज हुआ? पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन रिवाइज हो गया, सारे पॉइंट। इसलिए मैं इसके एमसीक्यू कराना चाहता हूं कि एमसीक्यू तो एमसीक्यू 3 नंबर के क्वेश्चन भी रिवाइज हो जाते हैं। इंडिया का आधे से ज्यादा ट्रेड किस कंट्री से रेस्ट्रिक्टेड था? ब्रिटेन। हाँ जी, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के डिक्लाइन होने से भारत पे क्या असर आया? अच्छा, भारत इंपोर्ट करने लगा फिनिश गुड्स, तो करने तो लगा, और क्या? जब भारत में बनने बंद हो गए तो दोनों, अनएम्प्लॉयमेंट भी फैला और हम इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स भी बने। विच इंडस्ट्री वाज एडवर्सली अफेक्ट ड्यू टू पार्टीशन? जूट। अभी अभी पढ़ा था ना ऊपर कि जूट के एरिया किसके देश में चले गए थे? बांग्लादेश। उस तरह का पाकिस्तान। ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल इंडियन फॉरेन ट्रेड की फीचर क्या थी? इनमें से बताओ। एक्सेप्ट पूछ रहा है, एक्सेप्ट मतलब क्या फीचर नहीं थी, वो ये पूछ रहा है। देखो हमेशा याद रखना, जब भी एमसीक्यू आए नॉट वाले, एक्सेप्ट वाले, तो वहां बच्चे अक्सर उल्टा कर जाते हैं। उस जगह पे खास ध्यान देना है बेटा, एक्सेप्ट वाले और नॉट वालों पे खास ध्यान देना है। चलिए बताइए मुझे यहां पर। हाँ जी, क्या था एडवर्स इफेक्ट?
वेरियस फीचर। भाई लार्ज एक्सपोर्ट सरप्लस था, ये तो आंसर नहीं हो सकता। फ्री ट्रेड फ्रॉम इंडिया टू रेस्ट ऑफ वर्ल्ड, ये बिल्कुल भी नहीं था, यही आंसर होगा। क्या फ्री ट्रेड था भारत का बाकी दुनिया से? नहीं, ह्यूज टैक्स लगा दिए गए थे ब्रिटेन के अलावा कहीं और से ट्रेड करने पर। ब्रिटिश मोनोपोली थी, रेस्ट्रिक्शंस थे। सुइज कैनल डायरेक्ट लिंक किस किस का था? भाई भारत से ब्रिटेन को तो जोड़ना था ना, दूसरे देश को जोड़ के क्या करेंगे? ये वाला क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड वेरी 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 इंपॉर्टेंट है ये एमसीक्यू में। और बताओ एमसी में क्या इंपॉर्टेंट है ऊपर से? ये वाला इंपॉर्टेंट है। स्विस कैनल पे भी क्वेश्चन बन सकता है। हाँ जी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब डेमोग्राफिक ट्रांजिशन? डेमोग्राफिक ट्रांजिशन क्या कब हुआ था पहले तो ये बताओ। 1921 में हुआ था। क्या हुआ था? जो डेथ रेट बहुत हाई था वो लो हो गया था। बर्थ रेट तो पहले भी हाई था, तब भी हाई था, बाद में भी, पर डेथ रेट पहले हाई था, बाद में वो एकदम से लो हो गया था। है कोई ऐसा कोई क्वेश्चन इसमें? शिफ्ट फ्रॉम हाई बर्थ एंड डेथ रेट टू, यही कह सकते हैं। वैसे तो डेथ रेट कम नहीं हुआ था, पर और कोई ऑप्शन मिल नहीं रहा बेटा में। बर्थ रेट कम नहीं हुआ था, पर कोई और ऑप्शन मिल नहीं रहा। ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर रेफर टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स टू वेरियस सेक्टर्स, कि कहां कहां पर भारत के लोग काम करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स इन कॉन्टेस्ट ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल? हाँ जी, क्या गलत है इसमें? ये वाला गलत है। उन्होंने तो उल्टा बनी बनाई फैक्ट्रियां खत्म कर दी, वो क्यों प्रमोट करेंगे किसी फैक्ट्री को? और क्या? प्राइमरी गुड्स मतलब रॉ मटेरियल, तो इंडिया रॉ मटेरियल का एक्सपोर्टर और फिनिश गुड्स का इंपोर्टर बन गया था। सही तो है ये बेटा? हाँ जी, तू पूछ रहा है, बताए क्या हाई बर्थ रेट था? था। लो डेथ रेट बिल्कुल भी नहीं था, हाई डेथ रेट था। लो इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट बिल्कुल भी नहीं था। लिटरेसी रेट लो था। ये सारे पॉइंट गलत है, केवल क्या सही है? अब देखो तुम्हें मजेदार बात देता हूं, अगर एग्जाम में कंफ्यूज हो जाओ, 1 मार्कर आए, तो जो कुछ बुरा था वो था, जो कुछ अच्छा था रेलवे के अलावा कुछ नहीं था। एमसीक्यू को क्रैक करने का तरीका बता रहा हूं। पहले चैप्टर में जितनी बुराइयां थी सब थी, अच्छाइयां केवल रेलवे थी, उसके ब्याह पे टिक कर देना। अब आप बताओ, लो डेथ रेट अच्छा होता है बुरा? अच्छा होता है, पर था ऐसा नहीं था अच्छाई कोई भी हमारे यहां तो केवल क्या थी? बुराई थी। नॉट ट्रू, ये वाले क्वेश्चन ढंग से ध्यान देने होते हैं। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर गलत होते हैं। सेठ जी फोन रख दो और यहां पे ध्यान दे लो, फोन की कोई जरूरत नहीं है, क्वेश्चन वहां पे चल रहे हैं। अब आपकी इन हरकतों की वजह से मेरा बोर्ड का दिमाग फिर हट जाएगा, नहीं तो। इंडिया सफर्ड फ्रॉम लार्ज ट्रेड डेफिसिट, यही आंसर है। इंडिया के पास तो ट्रेड सरप्लस बचता था, जिसे कौन खा जाते थे? ये अंग्रेज खा जाते थे। इंडिया के पास क्या बचता था? सरप्लस, जिसे कौन खा जाता था? अंग्रेज खा जाते थे। सही है। आगे, ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंट इंडियाज डेमोग्राफिक कंडीशन, हाँ जी बताओ इसमें से क्या क्या था? लो लेवल ऑफ लिटरेसी थी, हाई मोर्टेलिटी रेट था, मतलब बच्चा पैदा मतलब बच्चे को जन्म देते हो मां का मर जाना था, और लो लाइफ थी, तो यही तो आंसर है बेटा। डेथ रेट हुआ कॉमन डेथ रेट, मोर्टेलिटी हुआ क्या नाम है बच्चों का जन्म होने के 1 साल के अंदर मर जाना।
सही है। 1881 में क्या हुआ था? फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस। ये वाला पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है वन मार्कर के लिए। जिन्हें मैं इंपॉर्टेंट लिख रहा हूं वो इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जामों में पता लग जाएगी। अच्छा, सेंसस कब होता है? हर 10 साल में। मेन रीजन क्या था हैंडीक्राफ्ट डिक्लाइन इंडस्ट्री का, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के डिक्लाइन का? हैवी टैरिफ ऑन इंडियन हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट, हैवी टैरिफ ऑन इंपोर्ट ऑफ फिनिश गुड्स। बस यही तो था केवल यार। एक्सपोर्ट तो करते थे हम ब्रिटेन को रॉ मटेरियल, इंपोर्ट तो करते थे हम ब्रिटेन से फिनिश गुड्स। तो केवल क्या है, बहुत सारे बच्चों की आदत क्या है, जहां ऑल ऑफ द अबव मिले आंख नीच के वही टिक कर दो। ये आदत सुधार लो। हाँ जी, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर में सबसे ज्यादा कौन से सेक्टर का रोल था? भाई वैसे भी इंडियन इज एन एग्रो इकोनॉमी, तो यहां के अधिकतर लोग कौन सी इकोनॉमी के ऊपर बेस्ड है अपनी जीविका के लिए? सही है। फर्स्ट ट्रेन इन इंडिया रन 1853 बिटवीन, इंपॉर्टेंट है, बॉम्बे टू थाने। और ये डेट भी पूछ सकता है, वो जगह भी पूछ सकता है। इंडिया कौन सी स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन में एंटर हुआ था? सेकंड। कौन सी स्टेज? इसीलिए 1921 को क्या कहते हैं? ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। इसीलिए 1921 को क्या कहते हैं? ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, क्योंकि यहां से क्या हुआ था? स्टेज चेंज हुई थी। हाँ जी, अब डेट देखो, बताओ कौन सा सही है कौन सा गलत है। विच वन इज करेक्ट? बैटल ऑफ प्लासी 1747 में, 57 में। ऑफिशियल सेंसस कब हुआ था? तो बस यही ठीक है ना, एक ही तो करेक्ट है ना। अंडर द ब्रिटिश रूल, कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर रिजल्ट इन शिफ्टिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट फ्रॉम डैश टू डैश क्रॉप। किसानों को क्या चीज उगाने से मना करके क्या चीज उगाने के लिए कहा गया? फूड क्रॉप से कैश क्रॉप। फूड क्रॉप को छोड़ो, कैश क्रॉप उगाओ। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अब भैया क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में डेट याद रखनी है। देखो, इसकी डेट थी 1757, इसकी डेट थी 1881, इसकी डेट थी 1921 और इसकी डेट थी 1853। अब बताओ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सबसे पहले क्या हुआ था? पहला नंबर, फिर दूसरे नंबर पे, फिर तीसरे नंबर पे और फिर चौथे नंबर पे। सही है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मींस डेट वाइज अरेंज करना। ये डेट याद है चारों? डेट जानबूझ के लिखी है मैंने, चारों याद करनी है इन्हें। एक डेट और याद करनी है बस, इसके अलावा क्या? स्विस कैनल कब ओपन हुआ था? इंडिया वाज एन एक्सपोर्टर ऑफ, किसका एक्सपोर्टर था इंडिया? बताओ। प्राइमरी प्रोडक्ट किसे कहते हैं? तो बेटा इंडिया रॉ मटेरियल का ही तो एक्सपोर्टर था, कैपिटल गुड्स तो बनते ही नहीं थे, कोई इंडस्ट्री नहीं थी हमारे यहां। प्रोडक्शन ऑफ कैश क्रॉप्स फॉर सेल इन मार्केट, क्या मतलब? इनमें से किसका मतलब है कि मार्केट में बेचने के लिए फसल उगाना? क्या जमींदारी का मतलब भी यही होता है? अरे जमींदारी का मतलब तो लगान वसूलना था ना। करेक्ट स्टेटमेंट बताओ इनमें से आपको कौन सी लग रही है? सारे ही सही लगते हैं पर ढंग से पढ़ना पड़ता है, इसलिए थोड़ा डीप में जाकर। रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसी ऑफ कमोडिटी प्रोडक्शन, ट्रेड एंड टैरिफ परस्यूड बाय कॉलोनियल गवर्नमेंट एडवर्सली अफेक्ट
द स्ट्रक्चर, कंपोजिशन एंड वॉल्यूम ऑफ इंडियन फॉरेन ट्रेड। मुझे तो यही लग रहा है उन्होंने रेस्ट्रिक्शन ही तो लगाई थी हमारे ऊपर। क्या उन्होंने इफेक्टिव बनाई थी हमारी पॉलिसी को? नहीं। क्या वो लिबरल थे हमारे लिए, मतलब सर हमारे लिए आसान वो थे, क्या नाम है, दयालु थे? नहीं। क्या उन्होंने जो रेस्ट्रिक्शन लगाया उसने हमें एडवर्स अफेक्ट किया था या फेवरेबल? हमें नुकसान पहुंचाया, फायदा? तो नुकसान मतलब एडवर्स या फेवरेबल? तो ए ऑप्शन है ना बेटा। एग्रीकल्चर सेक्टर बैकवर्ड क्यों था इनमें से? भैया मुझे तो यहां पर 3-3 आंसर दिख रहे हैं यार। बुक में देखना 31वें का क्या आंसर दिया है इन्होंने, देखो जिनके पास बुक है। क्या दे रहा है? मैं वही तो कह रहा हूं, सी भी आंसर है, बी भी आंसर है, डी। अब बताओ मैंने आपसे क्या बोला था, आपकी संदीप गर्ग में कई ऐसे एमसीक्यू है जहां पे एक से ज्यादा ऑप्शन है, इसमें तो सी लिखा है। अब सी लिखा है, अब आप खोलो टॉपिक। रीजन क्या है? स्टैग्नेशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। वो बात अलग है, मैंने आपको बोला भी था कि अगर एक आंसर टिक करना पड़े तो जमींदारी सिस्टम को सबसे पहले चुनिए, ये मैंने बोला था। और आप देखो तो ये बेटा क्या क्या है दर्श, देखो मैं फर्स्ट प्रायोरिटी मैं भी इसे दूंगा, मैंने ऊपर भी बताया था आपको, ये ऊपर भी आया था क्वेश्चन, तब भी मैंने बोला था आंसर दो है, पर पहली प्रायोरिटी मैं किसे दे रहा हूं। पर अब आप बुक से मैच करो। स्टैग्नेशन के देखो रीजन क्या क्या है। पहला रीजन जमींदारी सिस्टम, दूसरा, तीसरा, चौथा। बताओ अब आंसर में तो कायदे में तीनों है नहीं नहीं है तीनों, ठीक है। पर पहली प्रायोरिटी अगर मुझे एक ही चुनना पड़े तो इनमें से सबसे खतरनाक कौन था भारत के लिए? जमींदारी सिस्टम। हाँ भाई, जो इंडिया का एक्सपोर्ट सरप्लस था वो सरप्लस कहां यूज होता था बताओ? क्या उससे हमारे देश में कैपिटल गुड इंडस्ट्री बनाई गई? बिल्कुल नहीं। क्या उस टू इन्वेस्ट इन कैपिटल गुड इंडस्ट्री ऑफ ब्रिटेन कह सकता हूं? टू मीट ऑफिस एंड वार एक्सपेंस, ये तो बिल्कुल ठीक आंसर है, सबसे परफेक्ट आंसर है। टू पे सैलरी ऑफ इंडियन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, लाइट आंसर है, पर ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो। तो मेन आंसर अगर एक देना हो तो सी, और अगर आंसर होता बी एंड सी बोथ तो मैं बोथ पे लगा। जी ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 33 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बताओ क्या है इसका आंसर? हाँ जी बोलू, क्या थी हमारी ग्रोथ रेट? लेस देन 2%, और पर कैपिटा इनकम ग्रोथ रेट 0.5%। 0.5 मतलब हाफ, तो आंसर है डी। इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन। वी के आर बी राव वाला भी इंपॉर्टेंट था, पता नहीं मैंने टिक करा था नहीं करा था, कर दिया था। अब अंडर ब्रिटिश सिस्टम लैंड सेटलमेंट, जमींदार ड्यू, जमींदार का काम क्या था? ये वाला भाई, किसानों का एक्सप्लॉइटेट करके उनसे क्या वसूलना? लगान वसूलना। ब्रिटिश राज इंपैक्ट द इंडियन इकोनॉमी द मोस्ट।
सबसे ज्यादा उन्होंने इंडियन इकोनॉमी पे कैसे चोट पहुंचाई, हानि पहुंचाई? पहला वाला। भाई दूसरा वाला तो भारत के फायदे का था, तीसरे में भी भारत को उन्होंने आर्मी वगैरह का सेटअप दिया, नुकसान कहां पहुंचाया उन्होंने पहले केस में? नॉट ट्रू, गलत क्या है, यानी कि नॉट ट्रू मतलब गलत ढूंढो। ये गलत है। क्या लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत ज्यादा थी? पढ़ा था, वो बात अलग है। इसी बुक के किसी एडिशन में 40 लिखा है, किसी में 41, किसी में 34, किसी में 32, पर था तो लो ना। लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या थी? लो थी। Prior to India's independence, stagnation in agriculture was mainly due to लैंड सेटलमेंट सिस्टम, यानी कि जमींदारी सिस्टम। इसका तीसरा नाम क्या है? परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम। और इसे किसने दिया था? नाम अजीब सा है, लॉर्ड कॉर्नवालिस, कुछ ऐसी नाम है, वो स्पेलिंग दिखेगी तो समझ में आ जाएगा। कॉर्नवालिस। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, अजी 1921। इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे बताओ क्या था? 1850। 53 में पहली ट्रेन चली थी और रेलवे इंट्रोड्यूस कब हुई थी? 1850। टिस्को की डेट देख के बताओ जरा मुझे, और स्विस कैनल की डेट, क्योंकि हमने बाकी डेट तो ऊपर याद कर ली, ये दो डेट रह गई। ढूंढो और बताओ क्या थी, ढूंढो टिस्को की डेट क्या थी? क्या है? 1869 स्विस कैनल ना। टिस्को 1907। 1907। आप बता सकते हो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर? 1 2 3 4। रेस्पॉन्सिबल फॉर फ्रिक्वेंट फेमाइन, भूख से मरते लोग, इनमें से किस वजह से लोग भूख से मर रहे थे? कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, क्योंकि फूड ग्रेन की जगह गैस स्टोव उगाना शुरू कर दिया। इसमें है ऑप्शन, जमींदारी से ज्यादा कमर्शलाइजेशन, क्योंकि फूड ग्रेन ही नहीं था। जमींदारी तो लगान वसूल ना हुआ और खाना ना मिलने का कारण था फूड ग्रेन ना होना। बताओ स्टेटमेंट नॉट द कैरेक्टरिस्टिक पूछा इन्होंने, नॉट पूछा है। हाई बर्थ और डेथ रेट था। एग्रीकल्चर सेक्टर था। इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट क्या लो था? बिल्कुल भी नहीं था। इंडिया एक्सपोर्ट ऑफ फिनिश गुड्स था? बिल्कुल भी नहीं था। तो आंसर है 3 और 4, यानी डी। इन्होंने पूछा नॉट द, नॉट वाले क्वेश्चनों को हमेशा ध्यान दो बेटा, नॉट वाले क्वेश्चनों को हमेशा ध्यान दो, सही है। ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस इंडियन इकोनॉमी वाज, भैया सारी फीचर थी। ब्रिटेन मेंटेन मोनोपोली ट्रेड। अच्छा, कौन कौन से फ्यू देशों से हमें ट्रेड करने की आजादी थी? तीनों से, यानी कि डी। इंडिया डेथ रेट बिफोर 1921 हाई और आफ्टर 1921 लो। स्वदेशी मूवमेंट, कहीं पीछे पढ़ा ही नहीं था हमने, तो ये पता है आपको स्वदेशी मूवमेंट क्या था? वैसे बचपन में गांधी के बारे में पढ़ाया तो जाता ही है, आप मानो ना मानो उन्हें। ये गांधी ने कहा था सारे विदेशी कपड़े जला दो, है ना, यही तो था। इंडिया स्टार्ट डिचिंग ब्रिटिश गुड्स फॉर इंडियन प्रोडक्ट, विच वन हैव बीन लाइकली इंपैक्ट ऑफ द मूवमेंट। इस मूवमेंट का क्या इंपैक्ट हुआ? इसका इंपैक्ट सबसे पहले तो ये बना,
ब्रिटेन से गुड्स इंपोर्ट होने कम हो गए और इंडिया में गुड्स बनने शुरू हो गए। क्यू एंड आर। पर सच बात बताऊं, नेट पे हूं, कहना जरा गड़बड़ है। गांधी जी का एक भी मूवमेंट सक्सेसफुल नहीं था। सारे मूवमेंट 100% फेल थे, क्योंकि वो बीच में विड्रॉ कर लिए जाते थे। इस मूवमेंट को भी उन्होंने बीच में विड्रॉ कर लिया। Which of the following statement is correct? बोलिए, क्या करेक्ट है? ये तो ठीक नहीं, ये तो गलत है भैया, ये भी गलत है। इंडिया के लिए कोई ना उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया था, ये बिल्कुल ठीक है, बस यही ठीक है। ये वाला अंडर ब्रिटिश रूल तो इंडस्ट्री खत्म कर दी थी उन्होंने, तो वर्ल्ड वाइड वो कहां से रह गई है ना। कितने हैं इसमें एमसीक्यू? बस होने वाले हैं खत्म। देयर आर टू स्टेटमेंट गिवन बिलो अबाउट चेंज इन इंडिया स्ट्रक्चरल कंपोजिशन। बताए जरा। एट द बिगिनिंग ऑफ दिस पीरियड, भैया ये क्वेश्चन जो है चैप्टर 2 के अंदर पढ़ोगे तब पता लगेगी भाई। अभी तक तो हमने 1947 तक का पढ़ा है। इस चैप्टर में कहां तक का पढ़ा आपने? ऑन द इवनिंग ऑफ इंडिपेंडेंस। और ये बात कब की कर रहा है? ये चैप्टर 2 का क्वेश्चन है। ड्यूरिंग सेकेंड हाफ ऑफ 19th century, cotton textile mills mainly dominated by Indian entrepreneurs were located mainly in, हाँ जी, इसका आंसर पीछे तो था नहीं यार कहीं। क्या आंसर आ रहा है इसका? महाराष्ट्र ही है पक्का। देख लो पहले एक बार। देख के बोल रहा हूँ, देख के नहीं बोल रहा। अरे जा रहा है, कोई देख के बोल रहा है, अभी देख के बोल रहा है। फॉल्स स्टेटमेंट इंडियन फॉरेन ट्रेड को लेकर में, इंपोर्ट ऑफ जम्स एंड पर्ल फ्रॉम ब्रिटेन। अबे यहां खाने की रोटी नहीं थी, यही तो गलत है। हाँ जी, यही तो गलत है। क्या मोती और हीरे जवाहरात मंगाते थे ब्रिटेन से? क्या ब्रिटेन से ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल? इनकरेक्ट स्टेटमेंट प्री इंडिपेंडेंस। बोलिए इनकरेक्ट। ये वाला कि इंडस्ट्रियल सेक्टर ग्रो हुआ था। क्या इंडस्ट्रियल सेक्टर ग्रो हुआ था हमारा? नहीं। इन द डैश स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक इंडिया एक्सपीरियंस डैश। फर्स्ट स्टेज में हाई डेथ रेट था और सेकंड में लो था। तो आंसर आप बताओ, दोनों ही है। किसे गलत कहूं, किसे सही कहूं? मतलब फर्स्ट स्टेज में बर्थ रेट हाई था और लो डेथ रेट। अच्छा, बर्थ रेट पूछा है, बर्थ रेट और लो डेथ रेट। सेकंड है इसका आंसर। सेकंड और सेकंड स्टेज में लो बर्थ रेट और, अरे यार उल्टा हो रहा है। रुक जाओ। ये लो रखा है ना, ये वाला आंसर है, ये वाला आंसर है हाई। अब असर्शन रीजन भी देख लो बच्चों थोड़े से। ये तो तुम्हारा सबसे मजबूत पक्ष है।
कहीं से बच्चे पास हो जाते हैं। मैं कह रहा हूँ कैसे कैसे बच्चे पास हो जाते हैं, आइडिया नहीं, पास हो जाते हैं, मतलब जिनकी कहीं से दूर तक वो नहीं होती। India's become an exporter of primary product and importer of finished consumer goods. क्या ये बात सही है? ये तो ठीक है। क्यों ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमारे ऊपर ट्रेड पॉलिसी बहुत ही रेस्ट्रिक्टिव तरीके से लगाई गई थी कॉलोनियल गवर्नमेंट से, यानी कि मतलब असर्शन भी सही है, उसका रीजन भी करेक्ट है। ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल प्रोडक्शन ऑफ कैश क्रॉप इंप्रूव इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ फार्मर, बिल्कुल खराब। फार्मर वर गिवन हायर प्राइस फॉर कैश क्रॉप, ये ठीक। तो इसका आंसर है ए फॉल्स आर करेक्ट। बेटा एबीसीडी तो एग्जाम में चेंज हो सकते हैं ना, इसलिए मैं ये बता देता हूं कौन सा सही कौन सा गलत। अरे ध्यान दो, डिक्लाइन इन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री लीड टू इंक्रीज इन इंपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चर गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन, बिल्कुल ठीक बात। इंडिया मेड गुड्स कुड नॉट विथस्टैंड विद फॉरेन कंपटीशन, ये भी ठीक। तो ए आंसर है इसका। चलो ऊपर से देख लेते हैं कौन सा ए ही वाला है। सेकंड वाला हो गया तुम्हारा डी। द एग्रीकल्चर सेक्टर अकाउंटेड फॉर लार्जेस्ट शेयर ऑफ वर्क पर्सन, ये तो ठीक बात है। सबसे ज्यादा लोग किसमें इन्वॉल्व थे? एग्रीकल्चर सेक्टर में। ऑल द स्टेट विटनेस एन इंक्रीज इन डिपेंडेंस ऑफ वर्कफोर्स ऑन एग्रीकल्चर सेक्टर, गलत। 3-4 ऐसी स्टेट पड़ी थी जहां पर एग्रीकल्चर से वर्कफोर्स कम हुआ था। ध्यान करो मैंने क्या बताया था, जो पोर्ट के आसपास की स्टेट थी। याद आ गया बेटा? पढ़ा था ऐसा? तो इसमें रीजन गलत है, असर्शन सही है। तो कौन सा ऑप्शन बना? ये सी। ओपनिंग ऑफ स्विस कैनल 1869 रिड्यूस कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, बिल्कुल भाई, जब दूरी कम हो गई स्विस कैनल प्रोवाइड, और यही तो कारण था दूरी कम होने का। तो आंसर है ए। द इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल वर हाईली डेवलप्ड, हाईली डेवलप्ड थी नहीं। मेन एम मोटिव बिहाइंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वाज टू सर्व कॉलोनियल इंटरेस्ट, अपने फायदे के लिए थी, बिल्कुल उन्हीं के फायदे के लिए तो थी। रीजन सही है, असर्शन गलत है, तो डी। अंडर ब्रिटिश रूल ह्यूज एक्सपोर्ट सरप्लस, ये तो ठीक है, पढ़ा था हमने। इंडिया बिकम एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी गुड्स एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड्स, ये भी। तो ए आंसर बना। बेटा बहुत देर से बोल रहा हूं, अगर सुन लो तो फिर मेरा बोलना भी सार्थक हो जाए। फार्मर वर फोर्स टू प्रोड्यूस कैश क्रॉप, बिल्कुल ठीक बात है। एग्रीकल्चर वर एक्सप्लॉइटेड थ्रू जमींदार सिस्टम, ये भी ठीक है। दोनों ठीक है, पर दोनों अलग अलग रीजन है ना। ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल इंडिया एक्सपोर्ट एक्सीड इंपोर्ट, ये तो ठीक है, तभी तो एक्सपोर्ट सरप्लस बचता था। ट्रेड सरप्लस वाज यूज्ड फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ये गलत है। सी। इंडिया रिनोन्ड हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री डिस्ट्रॉयड कर दी गई थी, बिल्कुल सही बात है।
कॉलोनियल गवर्नमेंट ने हैवी टैक्स लगाए थे इसलिए तो वो डिस्ट्रॉय हुई थी। बिल्कुल ठीक बात के कर लोगे। चलो ये अब अगली क्लास में हमें क्या शुरू करना है फिर? चैप्टर 2 थोड़ा तेज पढ़ाऊंगा, मजबूरी है क्योंकि पेपर इसमें ऑप्शन सीधे रखना है। किसमें? 10 का? ओ भैया 10 का सी कैसे दे देगा? अरे डिस्क्रिमिनेटरी का मतलब होता है कि पार्शियलिटी वाली। ये ऑप्शन है इसका यार, इसका तो हमें पता है, जिसका हमें आंसर पता है उसके लिए बुक के ऊपर क्यों निर्भर होऊंगा मैं? सही है ना? चलिए फिर चैप्टर 2 शुरू करेंगे।